नमस्ते मित्रों। आज एक नए विषय को लेकर, नए सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारा आज का पाठ है नमक का दारोगा, प्रेमचंद द्वारा लिखित। इस नमक के दारोगा पाठ में प्रेमचंद ने किस विषय में बात की, किस प्रकार की भावनाएं उनके मन में आए, उमड़े, इन सारी चीज़ों की आज चर्चा करते हैं। मूल रूप से प्रेमचंद एक जाने माने साहित्यकार, जाने माने शब्द बोलना उनके लिए बहुत कम आंकना होगा। हिंदी साहित्य को अगर किसी ने बहुत सुचारू रूप से लिखना सिखाया है तो उनमें अव्वल नाम से गिने जाएंगे, अव्वल में रहने वाले जो लेखक हैं ये हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद उनका हिंदी साहित्य को लिखन में दिया हुआ एक प्रतीकात्मक नाम है। वास्तव में उनका नाम प्रेमचंद नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम प्रेमचंद नहीं। नवाब राय उनका ओरिजिनल नाम, उनका सही नाम नवाब राय, लेकिन नवाब राय बोलकर उनको कोई नहीं जानता। हिंदी साहित्य में हम सभी जानते हैं क्या, प्रेमचंद के नाम से। वो उर्दू साहित्य को भी ऐसे ही लिखते थे। उर्दू साहित्य को भी उन्होंने अपने कलम से नवाजा है। विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारी प्रेमचंद जी ने उर्दू साहित्य में भी दिया है, लेकिन हिंदी साहित्य के तो हम बोल सकते हैं सबसे अव्वल एक लेखकों में बेशुमार नाम प्रेमचंद का है। अभी प्रेमचंद को हम सभी जानते हैं, वो उपन्यास सम्राट है, नाट्य सम्राट है। और नाट्य सम्राट, उपन्यास सम्राट उनको नाम कब मिला? जीते जीते। उनकी मृत्यु से पूर्व उनको लोगों ने नाट्य सम्राट और उपन्यास सम्राट नाम से नवाजा है। क्या खूब उनकी लिखन शैली है। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न उतार चढ़ाव को देखा। वो बम्बई की दुनिया में, उस समय का बम्बई, आज का मुंबई, बम्बई की दुनिया में भी जाकर रमा कर आए हैं। उन्हें वहाँ पर भी रास नहीं आया, वो इधर उधर घूम रहे थे। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार की, विभिन्न अलग अलग उपन्यास के द्वारा समाज में सुधारीकरण, समाज को सुधारने की उस समय भरसक प्रयास की। और उसका एक छोटा सा नायाब तोहफा के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं ये नमक का दारोगा चैप्टर, नमक का दारोगा। अभी देखिए, सर्वप्रथम हमें जानना क्या है, ब्रिटिश के ज़माने में जब ब्रिटिश इस देश पर राज किया करते थे, ब्रिटिश के ज़माने में हमारे भारत में जो नमक है, सोचिए नमक, ये नमक है। इस नमक को, नमक तक भारत के लोगों को खाने को नहीं दिया जाता। नमक भी उनके चंगुल में था। आप सभी जानते हैं, नमक एक, सारे चीज़ों को एक जगह रख दीजिए, सारे स्वादिष्ट पदार्थ को एक जगह रख दीजिए, नमक को एक जगह रख दीजिए, और नमक बिना दूसरे चीज़ों का, जितने भी मसाले हैं, उनका स्वाद फीका पड़ जाता है। आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन इसी नमक को ब्रिटिशर्स हमारे भारत के लोगों को उस समय खाने नहीं दिया करते थे। उस समय इस नमक के बंधन को ही लेकर हमने देखा है महात्मा गांधी का वो दांडी यात्रा, साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा उन्होंने की थी। इन सारी बातों को हम जानते हैं, लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमें वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं, इसकी एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, नमक का दारोगा। अभी यहाँ पर एक शब्द को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, दारोगा। दारोगा एक औहदा है, एक पदवी है, एक पद है। इस पद में पहुंचने के लिए, एक नौकरी का औहदा, इस औहदे में पहुंचने के लिए लोग उस समय ब्रिटिश के ज़माने में भी लोग घूस दिया करते थे। लोग पैसा देकर नौकरी पाना चाहते थे, अपनी संपत्ति को देकर, दान देकर, किसी भी प्रकार से उनको बस नौकरी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर
इस पाठ के माध्यम से दिखाते हैं। मतलब नौकरी के लिए लोग सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार थे, उस समय थे, आज भी हैं। आपको पता है, मुझे पता है, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं। ये दारोगा और नमक, इन दोनों विषयों के बीच में एक पाठ चलता है, ये पूरा का पूरा कहानी चलता है। इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर को, इनमें जो कैरेक्टर हमारे सामने रखे गए हैं उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के कैरेक्टर को यहाँ पर रखते हैं। प्रेमचंद हमारे सामने रखते हैं कि कौन कौन है इसमें, कौन कौन इस कैरेक्टर में शामिल हो सकते हैं। एकदम छोटा सा कैरेक्टर लेकर, बहुत कम कैरेक्टरों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर इस पाठ को हमारे सामने रखा। इसमें उन्होंने लिखा है मुंशी, एक मुंशी है, एक मुंशी, फिर वो लिखते हैं मुंशी के बाद उन मुंशी का बेटा, उनको उन्होंने बंशीधर नाम दिया, बंशीधर। फिर वकील, बहुत सारे वकील की बात यहाँ आ जाती है, वकील। फिर इस कहानी के और एक दूसरे पात्र को लिखा है पंडित, ठीक है, पंडित आलोपीदीन, पंडित आलोपीदीन और ऐसे अन्य, इन सभी को लेकर मूल रूप से ये बंशीधर और पंडित आलोपीदीन, इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। अभी कहानी किस प्रकार से है मैं आपके सामने पहले रखना चाहूँ, उसकी रूपरेखा एक छोटी सी रखेंगे। अभी देखिए, ये जो मुंशी हैं उनके बेटे हैं बंशीधर। मुंशी के बेटे जो बंशीधर हैं वो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, बहुत पढ़े लिखे नौजवान, लेकिन बहुत धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति। अभी बात आएगा, मन में प्रश्न उठेगा, धार्मिक व्यक्ति कैसा? हम तो अक्सर जानते हैं कि मंदिरों में घंटी बजाने वाला, चर्च में जाकर वो कैंडल जलाने वाला और वो अल्लाह की इबादत करने वाला ही धार्मिक। नहीं, ऐसे धार्मिक के बारे में प्रेमचंद इस पाठ में नहीं बताते। धार्मिक मतलब कर्मठ व्यक्ति, अपने कर्म को धर्म मानने वाला, अपने कर्म को पूर्ण रूप से जीने वाला, ऐसा व्यक्ति के रूप में एक चरित्र लेकर आते हैं। वो चरित्र है बंशीधर का, वो चरित्र है बंशीधर का। और एक दूसरा कैरेक्टर, उसका उलट एक कैरेक्टर लेकर आते हैं जो पैसों को सब कुछ मानता है, पैसों के अहंकार के तले दबा हुआ है, पैसों के बोझ के तले, इतनी पैसे उसके पास है, उसी के पैसे उसके लिए बोझ मानो है, उसी पैसों के बोझ से वो दबा हुआ है। कोई ऋण की बोझ की बात नहीं कर रहा, उसकी अपने पैसों की अहंकार की बोझ उसमें इतनी है, मतलब अहंकार से भरा हुआ। वो ऐसा मानता है मेरे पास पैसे हैं, माने मेरे पास लक्ष्मी है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं न्याय खरीद सकता हूँ, मैं लोगों को खरीद सकता हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास लक्ष्मी है मतलब सारे जहाँ मेरा है। इस प्रकार से सोचने वाले व्यक्ति को यहाँ पर एक दूसरे चरित्र के रूप में पंडित आलोपीदीन नाम से लेकर आते हैं प्रेमचंद। इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। कहानी ऐसा देखिए, मुंशी जब बूढ़े हो गए, मुंशी अपने बेटे बंशीधर को, जो पढ़ा लिखा था, जो बहुत शिक्षित था, ज्ञानी था, ऊपर से कर्मठ था, कर्म को धर्म मानता था, उसको बोलते हैं कि बेटा अभी तो मेरे बुढ़ापे की समय आ गई है, अभी तुझे भी नौकरी के लिए निकलना चाहिए, तुझे भी कोई आय का स्रोत ढूंढना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है। तो मुंशी इस बार देखिए, यहाँ पर एक मुंशी के कुछ पंक्तियों को जोड़ते हैं। मुंशी यहाँ पर कुछ ऐसे बातों को कहते हैं नौकरी में ओहदे की। यहाँ पर ये प्रेमचंद की ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो लाइन प्रेमचंद यहाँ पर बोलते हैं, ये सबसे
उस समय के इस कहानी को सब कुछ बोलने वाली लाइन हम बता सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ऐसा बोलते हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ध्यानपूर्वक सुनना, ये पूरा कहानी को बयां कर देता है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। देखिए, पिता बेटे को सलाह दे रहे हैं, ये पिता की वचन है, पिता बोल रहे हैं, ऐसी नौकरी ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये देखिए, इस प्रकार की बातों को यहाँ पर रखते हैं प्रेमचंद इस कैरेक्टर के माध्यम से। इस प्रेमचंद ने इस मुंशी के कैरेक्टर के माध्यम से हमें ऐसा बताने की प्रयास की कि उस समय भी लोगों को ऊपरी इनकम, मतलब आप जानते हैं भ्रष्टाचार का पैसा लाने का, मतलब भ्रष्टाचार का पैसा पाने से लोग कितने लालायित थे, उनको भ्रष्टाचार का पैसा चाहिए था उस समय। ऊपरी पैसा आने के लिए, पैसा जहां पाए, मतलब नौकरी से मतलब नहीं, कैसा भी ओहदा मिल जाए, लेकिन ऐसा नौकरी करो, ओहदे का मतलब नहीं, जहां ऊपरी आय हो। आपका मासिक वेतन तो एक जगह है ही, मासिक वेतन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। वो बोल रहे हैं ऊपरी आय जहां सबसे ज़्यादा हो, ऐसा तुम्हें नौकरी ढूंढना पड़ेगा। अभी आप खुद सोचिए कैसी सोच थी उस समय। उस समय भी ऐसी सोच थी, आज भी लोगों के जहन में ये चीज़ घर कर गया है। जहाँ पर ऊपरी आय का स्रोत होगा, जहाँ ऊपरी आय आता है, ऐसा नौकरी करना चाहिए। मतलब उस समय भ्रष्टाचार, उस समय भी ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, ये मुंशी के द्वारा कहे गए बात से हमें ऐसा पता चलता है कि उस समय भी ये जो भ्रष्टाचार था, ये चरम सीमा पर, एकदम पीक में था, चरम सीमा पर था। ये जो भ्रष्टाचार, आज भी ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लगभग है, उस समय भी था, आज भी है। ठीक है, इन सभी बातों को लेकर मुंशी अपने बेटे बंशीधर को सलाह देते हैं और सलाह के अनुसार बंशीधर भी अपने काम में नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें, वो ऐसे कर्मठ थे, बहुत शिक्षित थे, ज्ञानी पढ़े लिखे थे, उन्हें नौकरी मिल जाता है। कौन सा नौकरी? वहाँ नमक का जो ठेका होता है, जहाँ पर नमक को रखा जाता है, उसके दारोगा के रूप में उनको नियुक्ति मिल जाती है। किसको? बंशीधर को। बंशीधर को नमक के दारोगा के पोस्ट में नियुक्ति मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। और ये जो बंशीधर हैं, ये ऐसे एक व्यक्ति होते हैं जो कर्मठ हैं, अपने काम को सबसे आगे रखते हैं, सबसे अव्वल अपने कर्म को रखते हैं। बाकी दूसरे घर की समस्याएं, इर्द गिर्द की जो भी समस्या, वो पीछे की बात, अपना काम सर्वप्रथम, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। तो एक बार की घटना इस प्रकार से घटती है। सर्वप्रथम तो बंशीधर बहुत ज़्यादा ही वहाँ जाने के बाद लोगों के मन में छा जाते हैं। जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं, वो सभी बंशीधर की काम को देखकर बहुत खुश थे, आनंदित थे। सभी ने बंशीधर को बहुत प्रोत्साहन भी उस समय दिया था, मदद किया था। उनकी काम की कर्म कुशलता को देखकर, उनकी कर्म करने की जो कुशलता थी, जो कर्म करने का नायाब उनका तरीका था, कर्म को अव्वल रखना, बाकी दूसरे काम को बाद में, अपना पहले कर्म ही धर्म मानने वाला व्यक्ति पाकर ब्रिटिशर्स गदगद थे। लेकिन कहानी यहाँ से थोड़ा मोड़ प्रारंभ करते हैं। कहानी का मोड़ कैसे आरंभ निकाल कर लाते हैं प्रेमचंद जी? प्रेमचंद बोलते हैं, एक बार की बात है, ये बंशीधर आराम से सो रहा था। कितनी सुंदर यमुना नदी की बहने की आवाज़ आ रही थी, यमुना की पानी में कलकल की आवाज़ आ रही थी। मस्त नींद में सोया हुआ था, तभी उसके कान में अचानक से अलग प्रकार की शब्द आकर जब गूंजती है या टकराती है, तब वो क्या करता है, क्या आता है उसके कान में? ऐसे शब्द आते हैं मानो कोई
गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया हो और वो जो बैलगाड़ी के जो बैल के उनके जो खुर होते हैं उनके चलने की आवाज़ उनके कान पर लगती है, उनके पाँव की आवाज़ उनके कान पर लगती है, तब एकदम उन्हें पहले तो अनुमान वो लगाना थोड़ा समय लगता है। जब हम अनुमान लगा लेते नहीं कोई चोर जरूर आया है जो नमक चोरी करने आया है, जल्दी जल्दी उठते हैं और अपने तमंचा मतलब बंदूक, अपने तमंचे को एकदम आगे लेकर घुड़सवार करते हुए दौड़कर नमक का जो पायदान जहां नमक रखा जाता है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं नज़ारा कि 5-6 लोग मिलकर नमक के जो ठेले हैं वो उठाकर गाड़ी में भर रहे होते हैं। तो आश्चर्यचकित होते हैं, जीवन में ऐसा नहीं देखा था, ये कौन है इतने रात को घोप अंधेरे में आकर नमक उठाने वाले। तो बोलते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है तुम लोगों का, इस प्रकार से चिल्लाते हैं। तुम लोगों को किसने नमक उठाने दिया, नमक को रखो अभी उधर, किसकी इजाज़त से नमक उठा रहे हो। तो जो लोग वहाँ नमक उठा रहे थे वो आराम से बोलते हैं, अरे आपको पता नहीं, हम तो ऐसे हमेशा उठा कर लगते हैं, आप नए हैं, हम तो ऐसे हमेशा उठा कर ले जाते हैं, आप कौन होते हैं ऐसे रोकने टोकने वाले। वो धमकाते हैं, बोलते हैं क्या सोचा है तुमने मुझे, रखो नमक, ऐसे धमकाते हैं। तो वो थोड़े जो जितने भी लोग थे वो थोड़े डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं हम तो पंडित आलोपी दीन, हम तो पंडित आलोपी दीन के लोग हैं, हम पंडित आलोपी दीन को आप नहीं जानते क्या। फिर वो बोलते हैं कौन आलोपी दीन, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने बोला है नमक छोड़ो जाओ यहाँ से। बोलते हैं नहीं हम तो आपको आलोपी दीन पता नहीं कौन है, इस प्रकार से वहाँ वार्तालाप दिखाते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं मुझे आलोपी दीन पता नहीं, कौन है आलोपी दीन। वो बोलते हैं नहीं इस जगह का, इस अंचल का सबसे अमीर व्यक्ति है, मुझे इससे मतलब नहीं, तुम अपने मालिक को यहाँ लेकर आओ, ये अभी तुम्हें नमक नहीं उठाना है, मैंने बोला है तुम्हें नमक नहीं उठाना मतलब नहीं उठाना। वो वहाँ से एक दौड़ कर जाता है, आलोपी दीन थोड़े दूर एकदम टांगे में बैठकर आराम से पान चबा रहे थे। फिर एक जाकर उन्हें इन्फॉर्म करता है, खबरी जाकर खबर देता है, कहता है गजब हो गया महाराज, आज तो एक बंदा आया है, एक दारोगा आया है जो हमें नमक उठाने नहीं दे रहा है, हमें नमक उठाने ही नहीं देता, हमने तो आपके बारे में भी बताया, बोलता है आपको पहचानता ही नहीं है, बोलता है कौन है मालिक लेकर आओ, तो आप चलिए। फिर ये जो है ना आलोपी दीन, ये तो लक्ष्मी के भक्त थे, पैसों के पूर्ण भक्त, पैसा मतलब सब कुछ, मानो जय लक्ष्मी मैया, सिर्फ लक्ष्मी मैया के ऊपर ही, लक्ष्मी मतलब सब कुछ, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ऐसा कि लक्ष्मी हो तो सब कुछ अपने हैं, सब प्यारे न्यारे, लक्ष्मी नहीं तो सारे दूर दूर छी, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति। और वो बोलता आराम से है, ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, आराम से पान चबाता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम जाओ, मतलब इस प्रकार से वो ऐसा अहंकार से भरा हुआ, मानो लक्ष्मी है तो मैं सब कुछ हूँ, मैं ही मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे मुट्ठी में है, मेरे पंजे में है, अरे न्याय व्यवस्था को तो मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, ऐसा उसका सोच। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति की उस समय भी कमी नहीं थी और आज भी कमी नहीं। इस बात को आपको चरितार्थ करता है ये कैरेक्टर पंडित आलोपी दीन। प्रेमचंद के लिखावट की यही तो मजाल है, यही तो मज़ा है। वो जो लिखते हैं वो हमेशा के लिए जीवित ऐसा लगता है, हमेशा जीवित होता है। समाज में घटित घटनाओं को कितने सुंदर शब्दों से, वो सुंदर घटनाओं से लोगों के जहन में लाकर डाल देते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो चरित्र है, जिन चरित्रों को मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो जीवित चरित्र हैं। उनके यही लिखावट के कारण ही तो वो उपन्यास सम्राट बने, नहीं तो उपन्यास सम्राट ऐसे कोई बन सकता है क्या भला? अब सोचिए खुद। फिर क्या होता है, ये आलोपी दीन निकल कर आता है वहाँ से। आलोपी दीन चिल्लाने लगता है एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से। आकर आलोपी दीन वहाँ जब पहुँच जाता है उस स्थान पर, तो बंशीधर को बोलता है, ए तुमने मेरा ये नमक उठाने से मना क्यों कर दिया? नमक उठाने तुम्हें देना चाहिए, क्यों मना कर दिया तुमने नमक उठाने से?
तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? फिर बंशीधर बोला, अरे तुम कौन हो मुझे पता नहीं, रात रात को इस प्रकार से ये नमक उठाना, तुम चोर हो, चोर के अलावा तुम कुछ नहीं हो सकते। ऐसा वो कहने लगते। कौन कहने लगते हैं? ये बंशीधर। रात को जो चुपके से आकर नमक उठाए उसे तो मैं जानता हूँ तुम चोर हो, तुम दूसरे कुछ हो ही नहीं सकते, तुमने चोरी की है। और बोलता है, अच्छा ये आलोपी दिन को लगता है कि अच्छा ये बंदे को पैसा चाहिए, शायद माल चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो बोलता है, ठीक है कितना पैसा चाहिए? 10,000। फिर बंशीधर बोलते हैं, इस प्रकार की बात मेरे साथ मत करना। अच्छा, पंडित को लगता है कुछ कम पड़ गया, 20,000 चलेगा क्या? फिर बंशीधर और गुस्सा हो जाता है और पंडित जी को लगता है शायद लक्ष्मी इसको कम पड़ गया और कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। अच्छा 50 में तो मानेगा ना? लगता है तुम नए हो, 50 दे दूंगा, 50,000 में हमारा तय हो जाएगा, हम सब अपने अपने हो जाएंगे। ऐसा मानो पैसा देंगे तो सब कुछ मिल जाए, एकदम मानो बेफिक्री से वो बोल रहा है। लेकिन ये जो बंशीधर हैं वैसा व्यक्ति नहीं था, पैसे को सबसे ऊपर सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। ऊपरी आय के लिए उसने इस दरोगे की नौकरी को नहीं अपनाया था। वो धार्मिक था, कर्मठ धार्मिक, कर्मपरायण, और इस प्रकार के ये जो ऊपरी पैसे देने वाले चीज़ों बातों से वो बहुत गुस्सा करता था। लेकिन इस पंडित को तो पता ही नहीं था। तब वो क्या करता है, पंडित बंशीधर बोलते हैं, तू अगर इस प्रकार से बार बार बोलता है ना, तुझे मैं गले में पकड़ कर तेरे यहाँ पकड़ कर गर्दन पर खींच कर तुझे अभी जेल में डालूंगा। तू क्या सोचता है, तू चोर है एक नंबर का, बोल के उसके गर्दन में ऐसे पकड़कर खींचते हुए जब उसको ले जा रहे थे, एकदम खींचते घसीटते हुए जब उसको ले जाने लगे, तब उसके होश ठिकाने आए इस पंडित आलोपी दिन के। तब उसकी वो बहम लक्ष्मी सब कुछ है कि बहम चली गई, पैसा सब कुछ है कि बहम चली गई। तब वो सोचने लगा मैंने गलत कर दिया, आज किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना पाला पड़ा है। तो वो बोलने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत चली जाएगी, इतने साल की कमाई मेरी चली जाएगी। सब आश्चर्य से देख रहे थे, इधर उधर जितने भी उसके पंडित के जितने भी लोग थे वो आश्चर्य से, अरे हाँ, उनके मालिक को कभी किसी ने नज़र अच्छे से उठाकर देखा नहीं, इतनी हिम्मत किसी ने नहीं की। आज एक ऐसा बंदा आया जो उनके गले में दबोचकर खींचता हुआ घसीटता हुआ जेल में डालने के लिए ले जा रहा है। शहर में हुजूम सा हो गया, हो हल्ला होने लगा, लेकिन किसी की एक न सुनी इस बंदे ने। कौन? बंशीधर ने किसी की एक नहीं सुनी। वो सीधा खींचते हुए लेकर गए और जेल खाने में डाल दिया। कहानी देखिए, ऐसे चलते हुए मोड़ ऐसा आया, जेल में डाल दिया। कहानी यहाँ तक तो ठीक था। जेल में डालने के बाद आराम से बंशीधर आए, अपना मतलब कर्तव्य परायणता की उदाहरण उन्होंने यहाँ से दिखा दी, पैसों को त्यागा और जो उनका कर्म था, जो काम उनको दिया गया था उसको पूर्ण रूप से निभाया। आकर चुपचाप से अपने बिस्तर पर सो गए। 2 दिन काम में गए थे कि देखिए लक्ष्मी ने अपना, पैसों ने अपना कमाल करना प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन उनके हाथ में एक बड़ा सा खत आता है और खत में लिखा था, तुम्हारी नौकरी चली जाती है, तुम्हें यहाँ से बर्खास्त किया जाता है, तुम ये नौकरी छोड़कर चले जाओ। देखिए उनकी कर्मपरायणता का फल उनको किस प्रकार से मिला। अपनी नौकरी को हाथ धोकर, अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, नौकरी को छोड़ना पड़ा। नौकरी अपनी छोड़कर त्याग करके अपने चीज़ों को लेकर जब वो घर की ओर चले गए, घर में उनके पिता बंशीधर, जानते हैं ना, ये बंशीधर के पिता जो मुंशी थे, मुंशी तो यही पहले बोल रहे थे ऊपर ही आए जहाँ हो, ऐसा नौकरी चाहिए,
इस प्रकार की नौकरी अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या कहने। वो चिल्लाने लगे, अरे तुम्हें तो 50-50 हज़ार के ऊपर ही पैसा मिल रहा था, तू खूब आया, बड़ा आया दिखाने वाला कि अच्छा काम, देख अभी तेरी नौकरी चली गई। इस प्रकार से वो पिताजी ने उसे डांटा। पत्नी ने उसकी ओर मुंह नहीं किया, माँ ने उसकी ओर देखा नहीं। बेचारा बहुत चिंतित था घर में जाकर, लेकिन अपने कर्म से, अपने बातों से टस से मस नहीं हुआ। वो जानता था मैंने जो किया वो सही किया है। वो खुश था अंदर से, उसे बुरा नहीं लगा। वो कभी ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस मैंने गलत किया। वो जानता था मैंने जो किया सही, उसके मन में सुकून था क्योंकि वो सही था। लेकिन एक बात, ये जब खुश हो रहा था, यहाँ से फिर कहानी को प्रेमचंद मोड़ते हैं, यहाँ से और एक मोड़ प्रारंभ करते हैं। ये मोड़ यहाँ से प्रारंभ होता है। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर घोड़े की टांगों की आवाज़ आती है। दौड़कर आकर उनके मुंशी दौड़कर आकर बाहर बरामदे में देखते हैं कि पंडित आलोपी दीन उनके घर में पधारे थे, आए हुए थे। और ये जो आलोपी दीन है, टांगे से उतरकर, मुंशी जानते थे ये आलोपी दीन तो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अरे हमारे जैसे गरीब की खोली में इस छोटी सी घर में क्यों पधारे हैं। ये बेचारे बूढ़े मुंशी उनको स्वागत करने आगे जाते हैं। तभी ये पंडित आलोपी दीन झुककर बंशीधर के पिता मुंशी के पाँव छूना चाहते हैं। बोलते अरे अरे, ये बूढ़े बोलते हैं, बंशीधर मुंशी बोलते हैं, आप पाँव मत छुइए, आप तो इतने अमीर, हम जैसे बूढ़ों की क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्या कर रहे हैं आप, मुझे पाप लगेगा। तब ये पंडित जी बोलते हैं, बाबूजी, मुंशी को बोल रहे हैं, बाबूजी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अपने घर में हीरा पैदा किया है। हीरा, ये तो हीरे का टुकड़ा है। इसके गुण को देखकर मैं तो आज से, मैंने कितनों को देखा है, सब पैसों से डगमगा जाते हैं, लेकिन आपके बेटे ने मुझे ही डगमगा डाला। वो टस से मस नहीं हुआ, भले मैंने उसको लोभ दिखाने की भरसक प्रयास की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति ही तो मुझे चाहिए। मेरे पास अथाह धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं रखता। और मुझे ऐसा ही सच्चा नेक दिल इंसान चाहिए, ऐसा ही कर्मठ व्यक्ति चाहिए जो मुझे हमेशा मदद करे, और ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ से ले जाऊँगा। आप इनको मेरे हाथ में सौंप दीजिए। ये देखिए, ये मैंने आज एक खत चेक लेकर आया है, इसमें कितना नंबर आप भर सकते हैं भर लीजिए, और वो पैसा उनका हो जाएगा और आपके बेटे को मैं ले जाऊंगा। बंशीधर के कार्यकुशलता को देखकर, कर्मठता को देखकर ये पंडित आलोपी दीन भी बहुत खुश हो गए थे। उस समय भले उनको बुरा लगा, लेकिन उन्हें लगा कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ये बंशीधर को लेकर आलोपी दीन वहाँ से चले जाते हैं। कहानी यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने बताया। आइए कहानी को और छोटे प्रकार से हमारे दिमागी मानचित्र के ओर से थोड़ा समझने की और प्रयास करते हैं, और हम यहाँ समाप्त करते हैं। आइए मित्रों समझते हैं एक बार इसके माध्यम से। ये दिमागी मानचित्र मैंने एक छोटा सा प्रतीकात्मक मानचित्र बनाया है, इसके माध्यम से इस पाठ को एक बार समझने की प्रयास करते हैं। क्या क्या समझाने की प्रयास है, कोशिश है।
नमक का दारोगा पाठ, मूल पाठ नमक का दारोगा, उसमें मूल बात वस्तु है, जो विषय है जिसके ऊपर कहानी घूम रहा है वो है हमारा नमक। नमक, ठीक है। अभी नमक किसका कारण है? रोजगार का कारण। यहाँ रोजगार क्या है? दरोगा की। अभी इस दरोगा के रोजगार को पाने के लिए लोग ऋण लेकर भी काम में आ रहे थे। ऋण लेकर भी उन्हें ये रोजगार पाना है, ये दरोगा का पोस्ट उन्हें चाहिए। फिर रोजगार क्या, कैसा रोजगार लोग चाह रहे थे? जहां ऊपरी आय हो। अभी नमक के लिए तो ऊपरी आय की क्या कहने, नमक बिना कुछ नहीं होता, तो लोग कुछ भी देकर, किसी भी प्रकार के पैसे, जितने भी पैसा है मुंह मांगी कीमत देकर लोग बस नमक पाना चाहते थे। तो वहाँ ऊपरी आय की कोई सीमा नहीं, सीमा विहीन ऊपरी आय इस रोजगार में थी। तो यहाँ पर एक यह जानना है। फिर इस पाठ में पात्र के रूप में क्या हो सकते हैं? पात्र, पात्री, जो पात्र हैं, टोटल पात्र, बहुत सारे पात्र, उनमें मूल पात्र हमने देखा है बंशीधर, जो है दारोगा। ये जो बंशीधर, ये ही दारोगा बने हैं। बंशीधर कौन? मुंशी के बेटे, मुंशी कौन? बंशीधर के पिताजी। फिर माँ बोलेंगे तो बंशीधर की माँ, पत्नी बंशीधर की पत्नी। यहाँ इनका संबंध मैंने ऐसा दिखाया। फिर और पात्र में वकील हैं। फिर आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन, जो कि बहुत हमने चर्चा की, जहाँ पर हमने कहा पैसों को सब कुछ सोचने वाला एक दूसरा कैरेक्टर, ठीक है, एक चरित्र। ये एक पात्र और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, लेकिन ये मूल पात्रों को मैंने हमारे सामने रखा इस प्रकार से। और इस नमक का दारोगा बनने के लिए लोग छल कपट किसी भी प्रकार से जा रहे थे। तो ये छल कपट के, उस समय भी छल की व्यवस्था थी, छल कपट करके लोगों को बस नौकरी चाहिए था। ये छल कपट को यहाँ पर हमने एक लिखा है कि लेखक हैं प्रेमचंद, और प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, बस हमने छोटी सी, उसकी रात, गबन, ठाकुर का कुआं से लेकर ऐसे बहुत सारे उपन्यास को भी लिखा है, नाटक को भी लिखा है। कुछ नाटक उनके जो उर्दू के नाटक है वो हम सभी को पता है, ठीक है, वो पूर्ण नहीं हो पाया, मतलब पूर्ण तो हुआ लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया। हमें इस पूरे के पूरे पाठ को, ये जो एक माइंड मैप जिसको हम बोलेंगे ना, दिमागी मानचित्र की ओर से समझने की चेष्टा करनी है। जब हम परीक्षा में बैठे तो इस मानचित्र को अगर हमारे दिल और दिमाग पर ला सकें तो हम इस पूरे के पूरे पाठ को बहुत सुंदर प्रकार से लिख सकते हैं। आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करना है, उनको शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।